नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज जो है हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर हम चर्चा करेंगे। उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त को जो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, यानी कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जो है ये जानकारी साझा की गई है। बैठक में मानसून सत्र की तारीखों पर मुहर लगने की भी संभावना है। मानसून सत्र अगस्त के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मानसून सत्र की तैयारियां को लेकर जो कैबिनेट की जो बैठक होगी, और ऐसे में इस बैठक में तारीख का भी ऐलान होगा और अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो क्या जो है विपक्ष पूरी तरीके से यहां पर इस मानसून सत्र को लेकर तैयार है? विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है? कैसी रणनीति विपक्ष की होगी? किन मुद्दों पर जो है विपक्ष यहां पर सरकार को घेरता हुआ दिखाई देगा, और वो मुद्दे कौन कौन से होंगे जो इस बार जो है मानसून सत्र के दौरान विपक्ष उठाता हुआ, बुलंद करता हुआ दिखाई देगा, और सरकार किस तरीके से जवाब देने की पूरी तरीके से तैयारी में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में अनुराग रस्तोगी ने जो है ये इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं, फैसलों पर भी बातचीत हो सकती है, और ऐसे में तारीखों की भी जो है यहां स्पष्टीकरण होगा कि कब से जो है मानसून सत्र रखा जाए। और ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है, सरकार किस तरीके से जवाब दे है, यहां पर अपनी तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच जो है हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन मानसून सत्र की बात की जाए तो कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से हैं, क्या कुछ उन्होंने तैयारी की है, या फिर तैयारियों के लिए कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस समय जो है जब मानसून सत्र चलेगा तो उसमें सदन में गूंजते हुए दिखाई देंगे, विधानसभा में गूंजते हुए दिखाई देंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार को किस तरीके से विपक्ष घेरने की रणनीति बनाता है, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, कौन से महत्वपूर्ण वो मुद्दे जो विधानसभा में उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से। हालांकि विधानसभा का सत्र जो है यहां पर उन मायने में भी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि सबकी नजर एलओपी पर रहेगी। बातचीत यहां पर रखने के लिए किस तरीके से जो है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी किस तरीके से यहां पर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तक काफी समय यहां पर हो गया। ऐसे में जो है काफी समय से हम चर्चा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर भी कर रहे हैं, और राजनीतिक गलियारे में इसकी चहलकदमी देखनी जा रही है हरियाणा के भीतर, प्रदेश के अंदर। और एलओपी को लेकर भी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर्स गए हुए थे, एलओपी पर भी वहां पर मीटिंग हुई। गेंद जो है आला कमान के जो है पाले में गई। अब जो है पर्यवेक्षक संगठन सृजन अभियान की भी गेंद को कहीं ना कहीं हाई कमान तक पहुंचा दिए उन्होंने होमवर्क करके। अब ऐसे में फाइनल मुहर इस बीच जो है किस तरीके से देखने को मिलेगी, कौन सा वो रंग देखने को मिलेगा, नई ताकत किस तरीके से बढ़ता हुआ विपक्ष अपने अंदर देखने को मिलेगा, ये भी बातचीत यहां पर चर्चा में शामिल करेंगे। और इस बीच जो है हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। सुनील फोगाट, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है, बहुत स्वागत है सर आपका। योगेश सिहाग, प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहा है, बहुत स्वागत है योगेश जी आपका भी। और अनुसूरा, प्रवक्ता, इनेलो पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है मैम आपका। और चर्चा की शुरुआत करते हैं सुनील फोगाट जी। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से जो है कैबिनेट की बैठक के लिए जो जानकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से दी गई है, ऐसे में 1 अगस्त को ये बैठक बुलाई गई, तो इस बैठक से किस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, कब तक जो है ये विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र जो है बुलाया जा सकता है, कैसे अपनी तैयारियां और किस तरीके से आगामी सत्र को देख रहे हैं सुनील जी? देखिए, आपके जो आपने कहा कि कब ये सत्र हो सकता है, वो तो आगामी 1 तारीख को ही पता लगेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जरूर बता दूं कि सत्र जब भी होगा तो वो जैसे पिछले हमारे हरियाणा के सत्र रहते आए हैं, वो उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला विकासोन्मुख एक
सत्र रहने वाला है हरियाणा विधानसभा का। और इसी की कड़ी में जब जो भी एक प्रोसेस होता है, विधानसभा सत्र से पहले मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें तैयारियां की जाती है कि क्या क्या एजेंडे उसमें रखे जाएंगे, क्या क्या तैयारियां हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, वो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो जो सवाल पूछे जाते हैं वहां पे सत्र के दौरान, उनकी तैयारियों के लिए और क्या परियोजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं, ताकि हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारी सरकार के नुमाइंदे जो भी हैं वो सत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता को और हमारे विपक्ष के साथियों को उन योजनाओं की जानकारी दे सके। उन सब की तैयारियों के लिए ये मीटिंग रखी गई है और उसी मीटिंग में आगे पता लग पाएगा कि कब ये सत्र की तारीख क्या निश्चित होगी। लेकिन ये तय बात है कि जब भी ये तारीख होगी, जब भी ये सत्र शुरू होगा, हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ नई सौगात तय करके आएगा और हरियाणा को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए और तेज गति उसको देने के लिए ये सत्र रहेगा। ये बात तय है। ठीक है, ये बात तय है। सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगा। योगेश शाह जी, आपका क्या जो है प्रतिक्रिया है मानसून सत्र, आगामी मानसून सत्र, चूंकि अभी तक देखिए इस पर जेके जो अपडेट है वो सिर्फ इतना ही है कि जिस तरीके से जो है हरियाणा सरकार ने मीटिंग बुलाई है और इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि जो तारीख है और जो सेशंस होने हैं वो उसका जो जानकारी है वो मिलना बाकी है। योगेश जी, आप अपने विपक्ष की भूमिका को लेकर जो है आप किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? विपक्ष किस तरीके की भूमिका जो है इस बार मानसून सत्र के विधानसभा सेशन में इसमें देखने को मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और बिल्कुल देखिए, आज जो 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला होना है कि सत्र को लेकर मानसून सत्र की तारीख निर्धारित होगी। और मैं समझता हूं कि सरकार इस बार भागती नजर ना आए और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से पक्ष विपक्ष की बात ताकि सदन में स्तर में उठ सके। तो जो अवधि है, मैं समझता हूँ वो एक निश्चित जो अवधि है उसमें प्रॉपर पूरा समय स्तर में दिया जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जैसे ही सत्र की अवधि और जो तारीख डिसाइड होगी, हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो मुद्दे हैं किस तरह से विधानसभा में उठाने हैं और वो रखे जाएंगे और बैठक में पूरी जो हमारी जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, वो डिस्कस होगी। और देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से लगभग 1 साल होने को है जो वादे किए थे, 2100 रुपये हमारी बहनों के खातों में आने थे, और जो किस तरह से जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ऐन पहले जो ये भर्तियां का जो विज्ञापन किया और एक प्रोपगंडा फैलाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि युवाओं को रोजगार मिले, एक स्पष्ट रूप सभी को मालूम है कि जब भी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया रोक दी जाती है। परंतु उसने एक जो प्रोपगंडा फैलाया, और अब देखिए कि वो भर्तियां खुद सरकार ने निरस्त कर दी। 10,000 के करीब भर्तियां थी, अब वो निरस्त कर दी। तो वो विपक्ष प्रमुखता से जो युवाओं के साथ जो एक बड़ा मजाक जो सरकार कर रही है, इनका बिल्कुल ये प्रोपगंडा बन गया कि चुनाव से पहले वो भर्तियां निकालते हैं और उन्हें भर्ती भी नहीं करना, और 3 साल तक युवाओं के साथ एक जो पूरा जो एक मजाक करती है सरकार। और उसके साथ साथ जो ग्रुप ए और बी में जो भर्ती चल रही थी उसमें पूरे प्रदेश में देखता है किस तरह से पर्चे लीक हुए। तो किस तरह से जो एग्जाम जो HPSC के थ्रू अब भी उनको रद्द करना पड़ा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो भर्ती एक तरह की रोकने का एक गैंग बना हुआ है और पर्चे लीक का, इन मुद्दों को प्रमुखता से पार्टी उठाएगी। जो ये एक और जो ढकोसला करते हैं पर्ची खर्ची बंद, आप पर्ची खर्ची नहीं, इनकी ठटेचियां चलती है। इन्होंने एक नया रास्ता और निकाल दिया गौरव जी। ये क्या करते हैं, एक जो कोचिंग सेंटरों के माध्यम से पूरा पेपर जो है वो कभी तो छत्तीसगढ़ के पैटर्न का उठा लेते हैं, कभी जहाँ इनकी सरकार है वहाँ का पूरा पर्चा वो दिया जाता है। तो ये एक अलग से स्कैम चल रहा है। तो आप देखिए, ये जो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से
एक्सपोज हो गई है। युवाओं के साथ किस तरह से उन्हें भर्ती देना नहीं चाहती। नायब तहसीलदार भी अगर डेपुटेशन पे लेके आने तो वो बिहार से लेके आती है, और जो केवल बची खुची ग्रुप डी में कुछ चपरासी की छोटी मोटी नौकरी देकर एक तपोसला करके ही हम बिना पर्ची खर्ची दे रहे हैं। और उसमें भी कौन लगते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जो टॉपर जो बच्चे होते हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर लगने चाहिए, उन्हें चपरासी लगाकर वाहवाही लूटना चाहती है ये सरकार। चलिए ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन ये बात तो तय है, कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये झलक रहा है कि आप जो है किस तरीके से जो है संभावित जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो पेपर लीक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो मुद्दे आप गिना रहे हैं। कुछ यहाँ पर सुनील जी भी कहना चाह रहे हैं। सुनील जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, फिर अनुसूरज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी देखिए, मुझे लगा था कि मेरे साथी कुछ अपने पार्टी के बारे में, अपने पार्टी के अंदर क्या एक्शन है, क्या इनकी तैयारी है सत्र को लेकर के, उसके बारे में बोलेंगे। इसलिए मैंने पहला कमेंट था तो हमने अपनी तैयारी के बारे में, सरकार की नीतियों, हमारी क्या कार्यप्रणाली रहेगी उसके बारे में बताया जी। अब लेकिन ये इतनी सारी बातें घुमा फिरा के करते रहेंगे। जिनकी सरकार में नौकरियों की बोलियां लगती थी, वो भी इस बारे में, जब ये प्रदेश पर्ची खर्ची मुक्त हो चुका है पूरे देश में, हरियाणा की मिसाल दी जा सकती है। माननीय पूर्व हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की मिसाल दी जाती है पूरे देश के अंदर। उनके ऊपर ये सवाल उठाते जिनकी सरकार में बोलियां लगती थी, और ये सारी बातें बता देंगे, लेकिन अपने विधानसभा में विपक्ष के नेता के बारे में नहीं बताएंगे। इनको पहले ये रहता था कि 6 महीने, कर्नाटक में भी तो 6 महीने में बना था। अब आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहूंगा मेरे साथी से, कितना समय हो चुका? 8 महीने से ज्यादा समय हो गया हरियाणा के अंदर सरकार बने हुए, विधानसभा बने हुए नहीं। आज तक कहाँ है आपका विपक्ष का नेता? आसपास भी नहीं है, ना आपके पास विधानसभा में नेता, ना आपके पास बाहर संगठन के नाम पे कोई नेता, ना आपके जिले में नेता। अरे किस बात की पार्टी चला रहे हो? आप तो एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो एक लकीर से बंधे हुए हैं। जो भूपेंद्र हुड्डा कहेगा होएगा, नहीं कहेगा तो नहीं होएगा, जो राहुल गांधी कहेगा होएगा, नहीं कहेगा तो नहीं होएगा। यहाँ तो पार्टी नाम की कोई चीज है ही नहीं आपके पास में, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे साथी से कि वो इन चीजों को छोड़ करके विकास के मुद्दों पे आए। कोई विकास की बात है, कोई सुझाव है आपके पास विकास के लिए, तो वो दे। ये इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि इस बहस से तो आप लोग पहले ही बाहर हो चुके हो। क्योंकि विधानसभा चलाने के लिए जितना जरूरी प्रोटोकॉल के अंदर नेता, विधानसभा का नेता होता है, नेता पक्ष होता है, उतना ही जरूरी नेता विपक्ष भी होता है। बहुत जगह पे नेता विपक्ष की जरूरत होती है। वो एक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। आप उसी को नहीं कर पा रहे अपने लड़ाई झगड़े के अंदर। आप छोड़िए पार्टी की बात, छोड़िए, ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता का नुकसान है, आप उसी के बारे में नहीं सोच रहे। तो आपको तो इस तरह की बातें करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड को चलाइए और उसी में खुश रहिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सारा सेंटर से आदेश आते हैं। मुख्यमंत्री के पास तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो एससीयू के वीसी को हटा सके। वो तो कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड बता रहे हैं।
नहीं, तो फिर नहीं, ये सरकारी कंपनी हटाए ना, हटाती ना एसयू के वीसी को। मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है, क्योंकि वहां पे खट्टर साहब का कोई चेला बैठा है वीसी के तौर पे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो ये प्राइवेट लिमिटेड खुद अपनी प्राइवेट लिमिटेड को एक बार संभालें। उसके बाद बिल्कुल सही मुद्दे उठाए सिहाग साहब ने। जिस तरीके से सूटकेस चल रहे हैं ग्रुप सी और डी की नौकरियां देके, और ये लोग जिस तरीके से वीडियोग्राफी करवाते हैं, जिस तरह से रीले इनके नेता बनवाते हैं, फोन करके बधाइयां देते हैं, ये सब हरियाणा की जनता जानती है कि ग्रुप सी और डी के लायक ही छोड़ा है अब तो हरियाणा। बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए तो बिहार से, यूपी से, गुजरात से लोगों को लाया जा रहा है हरियाणा के अंदर और स्थापित किया जा रहा है संघ के गुर्गों को। उसके बाद मैं अन्य मुद्दे उठाना चाहूंगी। जो कांग्रेस वाले भाई ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा नौकरियों के मामले में। उसके अलावा इन्होंने शुरुआत करी तो कहा कि देखते हैं क्या सौगात देंगे। सौगात तो छोड़ो जनाब, सौगात तो आई गई हुई। आप हरियाणा को बेसिक चीजें दे दो। सबसे पहले जो मुद्दे विपक्ष के तौर पे हम उठाएंगे नौकरियों के साथ, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो आज हरियाणा के अंदर है। रिसेंट दिनों के अंदर कितना ज्यादा क्राइम, मुख्यमंत्री ने जब से ये कहा है कि गुंडे हरियाणा छोड़ दें, उसके बाद क्राइम और बढ़ गया है। आज भी मेरे गृह जिले हिसार के अंदर एक मर्डर हुआ है, ब्रूटल मर्डर। जिस तरीके से आज स्कूल बंद थे पूरे हरियाणा के, जिस तरीके से प्रिंसिपल का मर्डर हुआ, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है। उसके बाद महंगाई सिर्फ ये मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ कि सिलेंडर लेके बैठ जाऊं चौक पे, जिस तरह से इनकी सिलेंडर देवी बैठती थी। महंगाई हर चीज में, चाहे वो हमारे विकल्प हों, चाहे वो हमारे घर हों। शहरी क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति, ये कहते हैं ना नौकरी दे दी, ग्रुप सी और डी का व्यक्ति पूरी जिंदगी में घर नहीं खरीद सकता एक शहर में। आज जो महंगाई है, गाड़ियां, ये 10 साल के ऊपर इन्होंने, हालांकि वो फैसला जनता के दबाव में वापस लिया, लेकिन इनकी तो सलाह थी कि जो व्हीकल कंपनियां हैं उनके साथ डील करके और 10-10 साल की जो पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे उनकी कंडीशन ठीक हो, उनको रद्दी में डालो और इनके मोदी जी के जो दोस्त हैं उनकी कंपनियों की नई गाड़ियां बिकवाओ। कोई कॉमन सेंस तो इन लोगों में है नहीं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ। जिस तरीके से मानसून सत्र में ये तीसरा इंजन डूबता हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये जो बड़े इंजन हैं ये तो दिल्ली बैठे हैं, चंडीगढ़ बैठे हैं, लेकिन जो ये तीसरे इंजन बना के शहरों में छोड़े हैं, इनके लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, क्योंकि शहरों के अंदर जल भराव की इतनी समस्या है भयंकर। गुड़गांव से लेके हिसार तक हर शहर के अंदर बुरा हाल है। लोगों का जीना दुभर हो आज की तारीख में है बरसात के कारण। मानसून सत्र की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करें तो तहसीलों से लेके नगर निगमों तक इतनी रिश्वतखोरी हो रही है, कोई काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा। छोटे से छोटे नक्शे भी पास करवाने हैं तो उनके लिए दलाल बैठे हैं, लगातार मामले उजागर हो रहे हैं। फिर बात करते हैं किसानों की। जब बिजाई का सीजन था तब पानी नहीं था, पंजाब से ये लोग पानी नहीं लेके आ पाए, और अब मैं अपने शहर की अपने जिले का एग्जांपल देके बताती हूँ। आधे जिले में तो बिजाई नहीं हो पाई कपास की, क्योंकि पानी पूरा नहीं था। और आज स्थिति ये है कि आधा जिला डूब रहा है और इनके पास जो सेम प्रभावित क्षेत्र है उसको कोई राहत देने का कोई इनके पास उपाय नहीं है। किसान डर रहे हैं कि अब की बार। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। छोटी सी कुछ जो है योगेश जी भी कहना चाह रहे थे, प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे योगेश जी। लेकिन यहाँ पर सुनील जी कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, उसमें जो है अभी तक एलओपी का जो है नेता नहीं चुन पाई है। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान लेकर चल रही है, नेता तो छोड़िए, जो अभी तक उस पर मोहर नहीं लग पाई है। और दूसरी चीज ये है कि जब जो है जिस रथ का सारथी नहीं होगा तो उस रथ को किस तरीके से खींचना है, किस तरीके से चलना है, कहीं ना कहीं उस रथ पर तो सवार तो जो जनता है जिन्होंने वोट दिया है विपक्ष के तौर पर, जो है आपको उस गद्दी पर, उस सत्ता की सीट पर जो बैठाया है, उनकी आवाज रखने वाला कौन है? आपस में ही जो है लठमार। योगेश देखिए गौरव जी, मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात सुनील जी कर रहे थे, ये बात भूल रहे हैं कि आज जो सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। क्योंकि चाहे आरएसएस हो और चाहे गडकरी जी हो, वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जो कानून और नियम है वो सभी के लिए बराबर होता है।
75 साल की उम्र के पड़ाव में सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी होने जा रहे हैं, परंतु अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो ये पद छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि 75 साल का नियम इन्होंने आडवाणी जी को घर बैठा दिया था। और आज आप देखिए डिक्टेटरशिप में मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा आपके ये सुनील फोगाट जी इनके मंत्रियों के नाम, अपने मंत्रियों के नाम और विभाग नहीं बता सकते। तो आज इससे बड़ी प्राइवेट कंपनी मैं समझता हूँ पूरा देश देख रहा है, कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो आपने एलओपी की बात कही, बिल्कुल आपके चैनल पे भी कई बार हमारी चर्चा हुई है। बिल्कुल हुई है। अब हमारा जो पूरे देश में और हरियाणा में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, बहुत जल्द हमारे आने वाली 31 जुलाई से पहले जिला अध्यक्ष नियुक्त होने जा रहे हैं। और नहीं, ठीक है, आपको उम्मीद है कि इस सेशन से पहले जो है आपके पास एलओपी होगा, एलओपी का चेहरा होगा, एलओपी का नाम होगा, निश्चित रूप से एलओपी। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि आपने एक बार पहले भी कहा था, जो एक सेशन पहले हुआ था, आपने पहले भी कहा था कि इस सेशन से पहले ही जो है हमारा जो हाई कमान है वो जो है इस पर निर्णय ले लेगा। जो ऑब्जर्वर थे, जो आपके पर्यवेक्षक थे, जो पहले वहां पर पहुंचे थे एलओपी के लिए, वो तब से अभी तक जो है उनकी जो फाइल है वो फाइलों में नाम अधूरा ही लिखा है। देखिए गौरव जी, बिल्कुल मैं समझता हूं, क्योंकि ये पहले हमारा जिला अध्यक्षों का चयन होगा और उसके बाद एलओपी का भी निश्चित रूप से पार्टी डिक्लेयर करेगी। और हमारे, मैं समझता हूँ 37 के 37 मजबूत विधायक है, जो जमीन से सड़क से लेकर विधानसभा तक मजबूती से जनता की आवाज को उठाते हैं। और बिल्कुल जैसा कि आपने देखा, जो आज जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, आज ही मैं देख रहा था किसी और चैनल की डिबेट में कब है, आप देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 24 घंटे का समय हो गया और जो इंडियन पार्टी के सुप्रीमो है अभय चौटाला जी, चले ठीक है, सुनील जी और उनके ऊपर गौरव जी 24 घंटे तक में किसी को ना तो सुनील जी तक जो आवाज नहीं पहुंच रही है। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब एक इतने बड़े, जब नेता तक सुरक्षित नहीं है तो इससे बड़ी, ठीक है सुनील जी आवाज मिल रही है मेरी? जी बोलिए। आप जो है आपको कह रहे हैं कि आपकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड है, हमारी पार्टी की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपनी पार्टी में जाके देख लीजिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष को तो हम संभाल ही रहे हैं अच्छे से। देखिए, मुझे पता नहीं कांग्रेस पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है। अभी वो 75 साल के हुए नहीं हैं और ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। जब 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद ये मुद्दा उठाना। भाई, आप तो पहले से ही 1 साल पहले से कांग्रेस पार्टी ये कहने लग गई थी कि अब 75 के हो जाएंगे, पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। इतना डर क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी को? इस बात का डर है इनको इस बात का डर है कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री है। अनु जी 5 सेकंड सर, समय बहुत कम बचा हुआ है। अनु जी गौरव जी, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी से डर क्यों लगता है? डर नहीं लगता, शर्मनाक है। देश के लिए शर्म की बात है कि इस तरह का तानाशाह देश के अंदर बैठा है। जिस तरह से इन्होंने धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे जो गुंडागर्दी देश के अंदर फैलाई है, उससे ये देश के ऊपर एक, मैं कहूंगी, संकट है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से ये बुजुर्ग रिटायर हो। जिस तरीके से आडवाणी जी को धक्के मारे थे। चलिए, इस बीच जो है मुझे इजाजत नहीं दे रहा वक्त इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील फोगाट जी, योगेश सेहाग जी और प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए थे बीजेपी की तरफ से, और अनुसूरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विधानसभा के सत्र से पहले, मानसून सत्र से पहले अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से तारीखों का ऐलान होता है, और इस तरीके से जब सत्ता पक्ष जो है अपनी जो विजय गाथा यहां पर गाएगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जमीन में पड़ी हुई दरारों को गिनाता हुआ दिखाई देगा। वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।